नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आज के हम लोग इस वीडियो में कक्षा 12वीं हिंदी के 6 चैप्टर एक लेख और एक पत्र, जिसके लेखक भगत सिंह हैं, इस चैप्टर के हम लोग अभ्यास के प्रश्न उत्तर को देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने भगत सिंह से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते थे, उन सभी प्रश्नों को हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। आइए इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर से अभ्यास प्रश्न जितने भी हैं आपकी बोर्ड परीक्षा में आएंगे उन सबको देखते हैं। पहला प्रश्न है कि विद्यार्थियों को राजनीति में भाग क्यों लेना चाहिए। इसका उत्तर लिखना है। तो लिखेंगे कि विद्यार्थियों को राजनीति में भाग इसलिए लेना चाहिए क्योंकि वे युवा हैं, उन्हें ही कल देश की भागदौड़ अपने हाथ में लेनी है। वे जवान हैं, उनमें शक्ति है, क्षमता है, साहस है। अगर वे आज से ही राजनीति में भाग नहीं लेंगे तो आने वाले समय में देश की भली भांति नहीं संभल पाएंगे, देश को भली भांति नहीं संभाल पाएंगे, जिससे देश का विकास नहीं हो सकेगा। आज की शिक्षा भी ऐसी होनी चाहिए कि देश की परिस्थितियों का ज्ञान और उनके सुधार के उपाय सोचने की योग्यता उत्पन्न हो सके। इस समय ऐसे देशभक्तों की जरूरत है जो तन मन धन देश पर अर्पित कर सके और पागलों की भांति सारी उम्र देश की आज़ादी के लिए न्योछावर कर दे। क्या बूढ़े वर्ग में ऐसे व्यक्ति मिल सकेंगे? क्यों तो नौजवान ही हो सकते हैं, उन्हीं के आगे का होना होगा, और अभी नौजवान तो सिर्फ विद्यार्थी ही हैं। आइए अब प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं कि भगत सिंह की विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि भगत सिंह की विद्यार्थियों से अनेक अपेक्षाएं हैं। विद्यार्थियों की सक्रिय राजनीति में भाग लेना चाहिए। वे ही देश की भाग दौड़, यहाँ पे भाग दौड़ लिख सकते हैं आप लोग, भाग दौड़ लिख सकते हैं, यहाँ पे भाग दौड़ लिखिएगा। देश की भाग दौड़ अपने हाथों में लेंगे। वे चाहते हैं कि विद्यार्थी राजनीति तथा देश की परिस्थितियों का जो ज्ञान प्राप्त करें और उनके सुधार के उपाय सोचने की योग्यता पैदा करें। वे देश की सेवा में तन मन से जुट जाएं और अपने प्राण न्यौछावर करने में भी पीछे न हटें। आइए प्रश्न नंबर 3 के उत्तर को देखते हैं। तो भगत सिंह के अनुसार केवल कष्ट सहकर भी देश की सेवा की जा सकती है। उनके जीवन के आधार पर इसे प्रमाणित करें। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि जो भगत सिंह है वो उत्कृष्ट राष्ट्रभक्त और महान क्रांतिकारी थे। उस काल में देशभक्त होना पाप था और क्रांतिकारी होना तो महापाप था। फिर ऐसा व्यक्ति कष्टपूर्ण जीवन ही व्यतीत करता है। भगत सिंह का कष्टपूर्ण जीवन 12 वर्ष से ही प्रारंभ हो गया था। जलियांवाला बाग की मिट्टी लेकर के उनका संकल्प गूंजा था। उनकी कारागार यात्रा अक्टूबर 1926 ईस्वी में हुई थी। उनके द्वारा जीवन में ही बिता और असेंबली में बम फेंकने के बाद तो वे कारागार में ही रही। उनका हौसला बड़ा बुलंद था, साथ ही वह भी मानते थे कि वे किसी भी कार्य को उचित मानकर ही करते हैं। उनका असेंबली में बम फेंकना भी विचारपूर्ण कार्य था। कार्य के बाद उसका फल भोगना पड़ता है, उसका जो फल है भोगना पड़ता है। उन्होंने पत्र में यह भी लिखा था कि मुझे अपने लिए मृत्युदंड सुनाए जाने का अटल विश्वास है। उन्होंने रूसी साहित्य का संदर्भ देते हुए कहा है कि जो विपत्तियां हैं वो व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती हैं। हमारे साहित्य में दुख की स्थिति न के बराबर होती है, पर रूसी साहित्य में जो ये स्थितियाँ होती हैं काफ़ी अधिक होती हैं और हम उन्हें इसी कारण पसंद करते हैं। वे यह मानते हैं कि हमारे जैसे व्यक्तियों में जो प्रत्येक दृष्टि से क्रांतिकारी होने का गर्व करते हैं, सदैव हर प्रकार से उन विपत्तियों को, चिंताओं को, दुख और कष्टों को सहन करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। जिनको स्वयं प्रारंभ किए संघर्ष द्वारा आमंत्रित किया गया है, जिनके कारण हम अपने आप को क्रांतिकारी कहते हैं, यही हट जो है, यही जो दृढ़ है, वह उनका विश्वास था कि भगत सिंह फांसी के फंदे पर झूल गए। ये कष्ट उन्होंने क्यों सहे, इनका प्रभाव जनता पर पड़ेगा और जनता जो है वह आंदोलित हो उठेगी। अतः भगत सिंह का यह जो उक्ति है बड़ा सार्थक है। प्रश्न नंबर 4 है कि भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है। वे
आत्महत्या को कायरता कहते हैं? इस संबंध में अपने विचार को स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि भगत सिंह ने कहा कि आज़ादी के लिए संघर्ष करते हुए मृत्यु दंड के रूप में मिलने वाली फांसी से सुंदर कोई मृत्यु नहीं हो सकती, क्योंकि उनकी मृत्यु आगे आने वाली पीढ़ी उनकी मृत्यु आगे आने वाली पीढ़ी में आज़ादी के संघर्ष के लिए एक जुनून पैदा करेगी। भगत सिंह कहते हैं कि आत्महत्या करना केवल कुछ दुखों से बचने के लिए अपने जीवन को समाप्त कर देना कायरता है। वे सुखदेव के पत्र के माध्यम से बताते हैं कि विपत्तियां तो व्यक्ति को पूर्ण बनाती है, उनसे बचने के लिए आत्महत्या करना बहुत बड़ी कायरता है। आइए प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है कि भगत सिंह रूसी साहित्य को इतना महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं? वे एक क्रांतिकारी से क्या अपेक्षा रखते हैं? तो भगत सिंह जो हैं वो रूसी साहित्य को इतना महत्वपूर्ण इसलिए मानते हैं क्योंकि उस साहित्य में जीवन की जो वास्तविकता है वह मिलता है। उनकी जो कहानियाँ हैं में कष्टों और दुखमयी स्थितियों को वो बहुत पसंद करते हैं। भगत सिंह यह मानते हैं कि जो रूसी साहित्य की तरह कष्ट सहन की उस भावना को उनके भीतर अनुभव करना बहुत जरूरी है। इससे भारतीय क्रांतिकारियों के मन में आत्मबल पैदा हो सकता है। क्रांतिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि जो क्रांतिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह दुख और कष्ट को सहने के लिए हमेशा तत्पर रहें, क्योंकि क्रांतिकारी के शुरू होते ही मुश्किलें भी शुरू हो जाती है। 6 नंबर प्रश्न, उन्हें चाहिए कि वे उन विधियों का उल्लंघन करें, परंतु उन्हें औचित्य का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अनावश्यक एवं अनुचित प्रयत्न कभी भी न्यायपूर्ण नहीं माना जा सकता। भगत सिंह के इस कथन का आशय बतलाएं, इससे उनके चिंतन का कौन सा जो पक्ष है उभरता है, वर्णन करें। आइए इस प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। बोला जा रहा है कि जो भगत सिंह का जो यह संदेश है वह क्रांतिकारी के प्रति है। शासन यदि शोषक हो, अत्याचारी हो, नियमों को पालन भी न करता हो, उसकी गतिविधियों जन विरोधी हो और गरीब जनता को सताया जा रहा हो, मानवता घूट रही हो, पीस रही हो, तो क्रांतिकारियों को चाहिए कि वे संघर्ष में जुट जाएं। यह जो संघर्ष है आवश्यक है, अनिवार्य है, अनुचित नहीं है। संघर्ष गरीब घोषित प्रताड़ित के हितार्थ होता है तो वह सर्वथा न्यायोचित है, पर जो संघर्ष बदले की भावना अथवा प्रतिक्रिया स्वरूप होता है तो उसको न्यायपूर्ण नहीं माना जा सकता है। इस कथन के साथ उन्होंने रूस की जरशाही का उदाहरण भी दिया है। जेल में बंदियों को घोर विपत्तियां दी गई थी। यह कार्य जरशाही के पतन के कारण बना। उसके बाद जेलों के व्यवस्था में सुधार हुआ। वे यह भी मानते हैं कि विरोध का तरीका भी उचित होना चाहिए, अन्यायपूर्ण नहीं, सर्वथा न्यायपूर्ण होना चाहिए। 7 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों का जो अभिप्राय है वह स्पष्ट करें। तो उत्तर लिखेंगे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विपत्तियाँ व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है। इसका अर्थ लिखेंगे कि जो प्रस्तुत पंक्ति है वो भगत सिंह द्वारा रचित पाठ एक लेख और एक पत्र से लिया गया है। भगत सिंह सुखदेव को पत्र लिखते हैं कि विपत्तियां मनुष्य को उनका सामना करने के लिए प्रेरित करता है। मनुष्य उन विपत्तियों को दूर करने के लिए उपाय सोचता है। इस अवसर पर व्यक्ति का साहस, सहनशीलता, अपराज्य व्यक्ति की परीक्षा हो जाती है और उसमें सामर्थ्य, साहस, सहनशीलता, अडिगता उभर आती है। ख नंबर प्रश्न कि हमें तो केवल अपने समय की आवश्यकता की उपज है। जो प्रस्तुत पंक्ति है वह भगत सिंह द्वारा रचित पाठ एक लेख और एक पत्र से ली गई है। भगत सिंह कहते हैं कि हमें केवल अपने समय की आवश्यकता की उपज है, क्योंकि अगर हम इस क्षेत्र में न उतरे होते तो ऐसा नहीं है कि कोई भी क्रांतिकारी कार्य कदापि नहीं हुआ होता। हाँ, यह ठीक है कि हम भी वातावरण को बदलने से बड़ी सीमा तक सहायक सिद्ध हुए हैं। आगे उदाहरण देते हुए भगत सिंह कहते हैं कि साम्यवाद का जो जन्मदाता है वह मार्क्स वास्तव में इस विचार को जन्म देने वाला नहीं था।
असल में यूरोप की औद्योगिक क्रांति ने ही एक विशेष प्रकार के विचारों वाले व्यक्ति उत्पन्न किए थे। उनमें मार्क्स भी एक था। हाँ, आप अपने स्थान पर मार्क्स भी निस्संदेह कुछ सीमा तक समय के चक्र में एक विशेष प्रकार के गति देने में आवश्यक सिद्ध हुआ है। इससे साफ होता है कि हम केवल अपने समय की आवश्यकता की उपज हैं। ग नंबर प्रश्न, मनुष्य को अपने विश्वासों पर दृढ़तापूर्वक अडिग रहने का प्रयत्न करना चाहिए। इसका उत्तर लिखेंगे कि जो सुखदेव और भगत सिंह के जो पत्र व्यवहार में एक विषय यह आया है कि जेल यात्रा व्यक्ति में परिवर्तन ला देती है, वहाँ की यातनाएं उसके विचारों में बदलाव ला देती है। भगत सिंह यह नहीं मानते हैं कि उनके विचारों में बदलाव नहीं आता, उनका साहस चूक जाता है और धैर्य लूट जाता है। इसके विपरीत कतिपय ऐसे ही क्रांतिकारी हैं जो जेल यात्रा में घोर यातनाएं सहकर लौटे और फिर क्रांति के पथ पर दौड़ चले। अतः मानव जीवन में विश्वास का होना आवश्यक है। जो भी व्रत आपने लिया उस पर आपको पूर्ण विश्वास होना परम आवश्यक है, साथ ही उसके साथ दृढ़ता भी अपेक्षित है। दृढ़ता के अभाव में व्यक्ति की सोच चिंतन कितना भी महान हो स्थिर नहीं रह सकता, और जिसको अपने विश्वास पर आस्था नहीं होती वह व्यक्ति अधिक दूर नहीं चल सकता। विपत्तियां उसको डिगा देती है। आइए प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं कि जब देश के भाग्य का निर्माण हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतः भुला देना चाहिए। आज देश आजाद है, भगत सिंह के इस विचार का आप किस तरह मूल्यांकन करेंगे, अपना पक्ष प्रस्तुत करें। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि यहाँ दो स्थितियाँ हैं, देश के बारे में सोचना और अपने बारे में सोचना। यह भी सोचना देश बड़ा है अथवा व्यक्ति। भगत सिंह यह मानते हैं कि देश सर्वोपरि है, उसके सामने व्यक्तियों के मूल्य नहीं हैं। महाभारत में कहा गया है कि परिवार हेतु व्यक्ति का परित्याग कर देना चाहिए, और हुआ भी यही है। चंद्रशेखर, भगत सिंह, सुभाष इसी परंपरा के रत्न हैं जिनके आधार पर ही अंग्रेजी शासन हिल गया था। लेकिन आज जो व्यक्ति का जो महत्वपूर्ण हो गया है, देश का पीछे धकेल दिया गया है। स्विस बैंक के खाते करोड़ों के घोटाले, अरबों धन की दुरुपयोग जो देश हित में काम आ सकता है पर एक व्यक्ति के महत्व बढ़ाने हेतु किया जा रहा है। पेट काफ़ी मोटे हो गए हैं, वे भरते ही नहीं। देश की कौन सोचता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो शुद्ध हृदय से अपनी व्यष्टि को पीछे ढकेल करके समष्टि हितार्थ कार्य करे और राष्ट्रहित पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दे। वहाँ कोई जो सावरेकर जो है वह ये कि कोई मांडले का बंदी गीता रहस्य के रचयिता है। कोई सावरेकर है वहाँ पे जो क्या है, बंदी गीता रहस्य के रचयिता हैं। कोई लाल, कोई बाल, कोई पाल, स्वतंत्रता मिली मानो लूटने के सर्टिफिकेट ही थमा दिया गया हो, और महंगाई भुखमरी देश की जनता झेल रही है, हम तो चांदी की चम्मच से चटनी चाट ही रहे हैं। प्रश्न नंबर 9, भगत सिंह ने अपनी फांसी के लिए किस समय की इच्छा व्यक्त की, वे ऐसा समय क्यों चुनते हैं। भगत सिंह चाहते थे कि उनकी फांसी का असर विश्वव्यापी हो, इसलिए वह इच्छा व्यक्त करते हैं कि जनादेश की आज़ादी की लड़ाई अपनी चरम सीमा पर हो, तभी उन्हें फांसी दी जाए। क्योंकि लड़ाई की जो चरम सीमा पर तभी उन्हें फांसी दी जाए क्योंकि लड़ाई की चरम सीमा पर आंदोलनकारी दल भावनात्मक रूप से बेहद संवेदनशील होते हैं। यदि ऐसे समय पर उन्हें फांसी दी जाएगी तो आंदोलनकारी दल की भावनात्मक एकता में बल आएगा और आने वाले समय में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विरोध करने में हिम्मत देगी। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगले वीडियो में हम लोग चैप्टर 7 के जो लेखक हैं उनके जीवन परिचय को जानेंगे। धन्यवाद।